गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने आज से कक्षा 12 का सिलेबस शुरू कर रहे हैं और ये जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। यानी जो आपका सिलेबस होगा, जो बच्चे 11वीं से 12वीं में आए हैं उनका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के अनुसार है और एनसीईआरटी का सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है, वही सेम कॉमन रहता है। तो जो टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं, जो चैप्टर करवाए जा रहे हैं, सिलेबस वही रहेगा। किताबें आपको भेज दी गई हैं, आपके व्हाट्सएप पे आप देखें, मैसेज आया होगा। और किताब नहीं पढ़कर आप जो नोट्स आपको अब लिखवाए जाएंगे, समझाए जा रहे हैं, उसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। तो आपको नोटबुक लगानी है, उस नोटबुक में आप नोट्स बनाते रहें जैसे क्लास में बना रहे थे। और जो वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं उनको आप अच्छे ढंग से देखें, बार बार हर चीज़ को अच्छे ढंग से समझना है, उसके बाद आपको नोट करना है। तो आज से अपने शुरू करेंगे फर्स्ट लेसन, कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान। लेसन फर्स्ट है 1 नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की। ये लेसन है 6 नंबर का। कितने नंबर का लेसन है? 6 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन है स्टैटिक्स, विद्युत की क्या है। पहला क्वेश्चन अपनी परिभाषा के आधार पे है कि विद्युत की क्या है, विद्युत की किसे कहते हैं। ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युत की कहलाती है। अब इसकी 2 उपशाखाएं हैं। कितनी उपशाखाएं हैं? 2। एक है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की। फर्स्ट कौन सी है? स्थिर विद्युत की। भौतिक विज्ञान की वह उपशाखा या विद्युत्की की वह उपशाखा जिसमें स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की। और जो दूसरा पार्ट इसका होगा वो है गतिक विद्युत की। गतिक विद्युत की। भौतिक विज्ञान की वह उपशाखा या विद्युत्की की वह उपशाखा जिसमें गतिशील अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? गतिक विद्युत्की कहलाती है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है। 3 परिभाषा होगी। विद्युत्की क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? विद्युत्की कहलाती है। स्थिर विद्युत्की किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह उपशाखा जिसमें स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। और तीसरा पॉइंट है गतिक विद्युत की। भौतिक विज्ञान की वह उपशाखा जिसमें गतिशील अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? गतिक विद्युत की। अब देखो, तीनों परिभाषा में कॉमन नाम आ रहा है और कॉमन है आवेश। आवेश किसे कहते हैं? क्वेश्चन अपन ये रहेगा, आवेश क्या है? आवेश को इंग्लिश में अपने बोलते हैं चार्ज। 2 परिभाषा है, बहुत ही आसान सी। आवेश क्या है? कोई भी पदार्थ है, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस का वह मूल गुण जिसको पदार्थ से अलग करना असंभव होता है, क्या कहलाता है? आवेश। यानी आवेश को अपने पदार्थ से अलग नहीं कर सकते। ठोस, द्रव और गैस का वह मूल गुण जिसको पदार्थ से अलग करना असंभव होता है, आवेश कहलाता है। या परिभाषा अपन ये लिख सकते हैं, या वह भौतिक कारक जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। 2 क्षेत्र है, कौन कौन सा है? फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र, और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र। आवेश वह भौतिक कारक होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाएगा? आवेश। अब विद्युत क्षेत्र क्या है? जैसे मान लो एक तार है अपने पास, वायर है कोई भी, और ये यहाँ से टूट गया है, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाएगा। अगर अपने इस क्षेत्र में जाएं तो अपने को ऐसा लगेगा जैसे झटका लग रहा है, बल लग रहा है, और अपने कहते हैं करंट लगा। वो जो क्षेत्र बना है जहाँ पर करंट लग रहा है उसको अपने बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा? आवेश के कारण। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र। मान लो अपने पास एक चुंबक है, मैग्नेट चुंबक, आपने देखा होगा, ये है छड़ चुंबक। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव।
यदि चुंबक के पास लोहे की वस्तु को लेकर जाएंगे तो चुंबक क्या करेगा, लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन पास लाने के बाद ही ऐसा होगा। यदि चुंबक और लोहे के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है तो आकर्षण बल प्रभावी नहीं होगा। यदि अपने लोहे की वस्तु को चुंबक के पास लेकर जाएंगे तभी आकर्षण बल लगेगा। यानी चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ तक आकर्षण बल लग रहा है चुंबक क्या कर रही है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। इस क्षेत्र को अपने क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो परिभाषा बहुत ही आसान सी बनी, क्या है, वह भौतिक कारक जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब प्रकृति के अंदर जो आवेश है वो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन ये आ जाए कि आवेश किसे कहते हैं, दो परिभाषा दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। अब धनावेश की परिभाषा आ जाएगी, धनावेश किसे कहते हैं। प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थों के अंदर क्या होगा, परमाणु होंगे। परमाणु में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जब वस्तु संतुलित अवस्था में होती है, साम्य अवस्था में होती है, उदासीन होती है, उस कंडीशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी धनावेश और ऋणावेश क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब यहाँ पर धनावेश की अपनी परिभाषा लिखनी है कि जब किसी वस्तु या पदार्थ या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी, तो वस्तु पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश। वस्तु क्या कहलाएगी, धनावेशित। यानी किसी वस्तु या पदार्थ या परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल देने पर वस्तु कौन सी अवस्था में होगा, धनावेशित अवस्था में होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो धनावेश की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही आसान, सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 11 है, 2, 8, 1। जब ये दो तत्वों का संयोग होता है आपस में तो बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8। अष्टक का नियम अपने पढ़ा है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 11। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, क्योंकि बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 ही होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन जैसे कम करेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 2, 8। परमाणु क्रमांक 11 ही रहेगा। परमाणु क्रमांक का निर्धारण किसके द्वारा होगा, प्रोटॉन के द्वारा। प्रोटॉन की संख्या 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2 और 8, 10। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए इस पर आवेश कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। आवेश कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा है ऋणावेश। जब किसी वस्तु या पदार्थ या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएगी, अधिकता, तो उस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल आसान सा, क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, यानी प्रोटॉन कितने हैं, 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 7। अगर अपने सोडियम और क्लोरीन दोनों को मिलाएं तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या है, कमी। जैसे अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 17 क्लोरीन नेगेटिव। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2, 8, 8, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेने के बाद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, अष्टक पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर आवेश कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। इस प्रकार से धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के आवेश हो गए। अब नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन रहेगा उसमें है कि आवेशों के गुण लिखिए। आवेशों के कौन कौन से गुण हैं, प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आवेश के 2 गुण लिखिए। ये जो अपनी सिलेबस अपने कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के अनुसार है, अच्छे ढंग से इसको याद करना है, नोट्स बनाने हैं आपको। तो आवेशों का पहला गुण है, फर्स्ट 1 नंबर, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। समान प्रकृति का मतलब है कि जैसे मान लो धनावेश है
और दूसरा भी धनावेश है, तो धनावेश और धनावेश के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। इसी प्रकार मान लो ये ऋणावेश है, दूसरा भी आवेश कैसा है? ऋणावेश। इन दोनों के बीच में भी कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। मान लो एक आवेश पॉजिटिव है और दूसरा आवेश नेगेटिव है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। तो फर्स्ट गुण आपको याद रखना है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। पहला गुण हो गया। अब है 2 नंबर, जो आवेश है वो आवेश संरक्षण नियम का अनुपालन करता है। 11वीं क्लास में अपने पढ़ कर आए हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार आवेश है वो आवेश संरक्षण नियम का अनुपालन करेगा। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा बहुत ही आसान, आवेश का जो न्यूनतम निश्चित मान होता है वो कहलाता है क्वांटम। क्या कहलाता है? क्वांटम। आवेश का न्यूनतम व निश्चित जो मान होगा वो क्या कहलाएगा? क्वांटम कहलाएगा। और एक क्वांटम जो आवेश का मान है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी है? नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। 4 नंबर, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो हमेशा क्वांटीकृत रहेगा। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो हमेशा क्वांटीकृत रहेगा, मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यानी Q बराबर क्या होगा? ±NE। N यहाँ पर क्या है? नंबर, संख्या है। N बराबर है 1 2 3 4 डैश। E यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कभी भी किसी भी वस्तु पर आवेश ऐसे नहीं हो सकता कि आवेश आधा हो गया है, आवेश 1/3 हो गया है, आवेश 2/3 हो गया हो। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का अंश गुणज नहीं हो सकता। हमेशा जब भी होगा आवेश वो क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। आवेश कभी भी इलेक्ट्रॉन के आवेश या प्रोटॉन के आवेश का आधा नहीं हो सकता, 1/3 नहीं हो सकता, 2/3 नहीं होगा। कैसे होगा? पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो ये गुण हो गए कितने? टोटल 4 हो गए। 1 नंबर क्या था? कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है सदैव। 2 नंबर, आवेश संरक्षण नियम का अनुपालन करता है। 3 नंबर, किसी वस्तु पर जो आवेश होगा, आवेश का जो न्यूनतम निश्चित मान है वो कहलाएगा क्वांटम, और एक क्वांटम जो आवेश का मान है वो कितना होगा? -1.6 × 10⁻19 कूलम। 4 नंबर, किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, यानी आवेश क्वांटीकृत रहता है, अंश गुणज कभी भी नहीं हो सकता, यानी ये संभव नहीं है। कैसे होगा? इस रूप में होगा। तो ये हो गए 4 गुण। इसके बाद 5 नंबर, ये है कि जो आवेश का मात्रक है MKS या SI पद्धति में जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम। आवेश का MKS या SI पद्धति में मात्रक क्या होगा? कूलाम। MKS इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MKSA। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड और A का मतलब एम्पियर। अगर विद्युत धारा है तो वो किस में होगी? एम्पियर में। 6 नंबर, CGS पद्धति में, CGSA पद्धति में जो आवेश का मात्रक होगा वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होगा? स्टेट कूलाम। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? तो एक कूलाम में स्टेट कूलाम कितने होंगे? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ये अपने को याद रखना है। जिसमें आपसे पूछो कि 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। इसी प्रकार एक कूलाम में स्टेट कूलाम कितने होंगे? 3 × 10⁹। 7 नंबर है कि जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। या इसको अपने ESU बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और एक कूलाम के अंदर फ्रैंकलिन कितने होते हैं? प्रश्न ये आ जाए कि एक कूलाम में फ्रैंकलिन कितने होते हैं? तो एक कूलाम में जो फ्रैंकलिन होंगे वो होंगे 3 × 10⁹। फ्रैंकलिन को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं FR। तो ये 7 नंबर पॉइंट हो गया। 8 नंबर अपना ये है
कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है फैराडे। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? फैराडे। और एक फैराडे में कितने कूलाम होंगे? 96,500 कूलाम। ये नॉर्मल अपने को याद रखना है। 8 पॉइंट हो गए। 5 नंबर क्या है? आवेश का एमकेएस प्रति मात्रक क्या होगा? कूलाम। सीजीएस प्रति मात्रक क्या होगा? स्टेट कूलाम। एक कूलाम में स्टेट कूलाम कितने होंगे? 3 × 10⁹ 9। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। एक फैराडे में कूलाम कितने होंगे? 96,500। एक फ्रैंकलिन में एक कूलाम में फ्रैंकलिन कितने होंगे? 3 × 10⁹ 9। इसके बाद में है 9 नंबर पॉइंट। जो आवेश है, आवेश का व्यवहारिक मात्रक क्या हो सकता है? व्यवहारिक मतलब डेली लाइफ में जो अपने यूज़ करें। तो व्यवहारिक मात्रक अपने जो निकालेंगे वो निकालेंगे विद्युत धारा के सूत्र से। विद्युत धारा आपने पढ़ी कि I बराबर क्या होता है? Q/T। छोटी क्लास में 10वीं क्लास से पढ़ा है, 11वीं में मैंने करवाया होगा। किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के सतत प्रवाह की दर, जब आवेश लगातार बहता है तो लगातार बहने की जो दर है वो क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। अगर यहाँ से अपने आवेश का मान निकालें तो I बराबर क्या आ जाएगा? I = Q/T। Q बराबर क्या आ जाएगा? IT। I क्या है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। T क्या है? टाइम, समय है, और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो मात्रक क्या बन जाएगा? एम्पियर × सेकंड। बहुत ही आसान। 10 नंबर अपने इसकी विमा निकालें तो आवेश की विमा क्या होगी? मास कितना है? 0। लेंथ कितनी है? 0। समय कितनी बार? सेकंड कितनी बार है? 1 बार। और एम्पियर कितनी बार है? 1 बार। तो विमा क्या आएगी? M0 L0 T1 A1। और लास्ट पॉइंट है 11 नंबर। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। तो ये था आज का टॉपिक जो पूरा हुआ। अच्छे ढंग से आप यहाँ तक पढ़ेंगे, नोट करेंगे, आपको PDF भेज दी जाएगी। पहले नोट्स लिखें, उसके बाद में जो भी वीडियो आपको भेजा जा रहा है उसको 2-3 बार आप देखें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजना है आपको। आज का क्वेश्चन ये रहेगा, कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन ये है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? ये प्रश्न है। वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद में आपको कमेंट करना है। और वीडियो आप कहाँ से देखेंगे? यूट्यूब से आपको देखना है। जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा व्हाट्सएप के द्वारा यूट्यूब पे भेज दिया जाएगा और वहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद में नीचे आपको कमेंट करना है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।